हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस 2.0। जैसा आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने 2011 के पीवाईक्यूज किए थे। आज उसी क्रम में हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस ले रहे हैं, क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे। प्रीवियस ईयर आपका रहेगा 2012 का, 2012 का ये क्वेश्चन पेपर आपका है और ये प्रीवियस ईयर वाला पोर्शन रहेगा, जिसमें हम पहले सेक्शन जो आपके क्वेश्चन पेपर में आए थे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, जो आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का प्रश्न था। चलिए इन क्वेश्चंस के आज हम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग बने रहेंगे ऐसे सेशन में। फर्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, आइए हम देखेंगे। ये जो आप देख रहे होंगे ये आपको रियल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को फील कर पा रहे होंगे। पेपर क्वेश्चन पेपर ऐसे ही पूछा जाता है भाई। ये डायरेक्शन दिया गया है कि आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। इनमें से ऐसे विकल्प को आपको चुनना है जो सबसे उचित विकल्प होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस लेने हैं। जैसा आपको पता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी जो पोर्शन है उसमें ऑप्शंस तो सही होते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा, सबसे सही विकल्प की ही आपको चूज करनी होगी। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा आपका ये क्वेश्चन कह रहा है, ये टॉपिक आपकी है लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन है। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर जनरली फाउंड। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः कहाँ पाई जाती है। जो सीखने संबंधी लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो कहाँ पाई जाएगी। ऑप्शंस की ओर बढ़ेंगे। इन स्पेशली दोज चिल्ड्रंस हु पैटर्नल रिलेटिव्स हैव सच प्रॉब्लम्स। बेसिक ऑप्शंस देखोगे, उन बच्चों में पाई जाती है जिनमें विशेषता, जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो। इन चिल्ड्रंस विद एवरेज टू सुपीरियर IQ, भाई औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। नेक्स्ट वन की देखेंगे, मोर ऑफन इन बॉयज एंड कंपेयर्ड टू गर्ल्स, भाई लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। और नेक्स्ट ऑप्शंस देखेंगे, मोर ऑफन इन चिल्ड्रन बिलोंगिंग्स टू रूरल एरियाज एंड कंपेयर्ड टू अर्बन एरियाज, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तो जैसा आपको पता है, आप एक टॉपिक पढ़ते हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो आपकी हेरिडिटी है, जो अनुवांशिकता है, उसके कई फैक्टर्स को वो अफेक्ट करती है। जैसे आईक्यू को अनुवांशिकता अफेक्ट करेगी। आईक्यू जो है हेरिडिटी का ही लक्षण होगा। जैसे आई का कलर, आंखों का रंग, ये भी आपके हेरिडिटी से रिलेटेड है। तो सही विकल्प क्या होंगे। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो अधिगम निर्योग्यताएं होंगी, वो किस में रिलेटेड होगा, किससे पाई जाएगी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी ऐसे चिल्ड्रंस में पाई जाएगी जिनके हम बात करें पेरेंटल कैरेक्टर्स वैसे होंगे, जिनके पैतृक जो माता पिता अगर उस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे, जैसे मेंटली रिटार्डेड थे, तो आगे आने वाले बच्चे में भी ये प्रॉब्लम्स होगी। तो राइट विकल्प आपका कौन सा होगा, सही ऑप्शन रहेगा उन बच्चों में पाई जाती है जिनमें पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। ए इज द राइट ऑप्शन। वेरी गुड। इन स्पेशली दो चिल्ड्रंस हु पैटर्नल रिलेटिव्स हैव सच प्रॉब्लम्स। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, 1 सेकेंड यार। एक मिनट देखिए इसे, ये चला गया यार PDF। ये PDF मैंने ये टच किया तो गायब हो गया यहाँ से। अरे एक लोग यहाँ देखोगे यार, PDF गायब हो गया, देखो फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा। यहीं से गायब हुआ है भाई साहब। ओ ये बताओ, 1 सेकंड रुको यहाँ। ये हम जब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस 2.0। आइए हम बात करेंगे, जैसा हम पीवाईक्यूज कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत लास्ट मैंने 2011 का क्वेश्चन पेपर किया था। आज के सेशंस में आपको हम कराने वाले हैं
12 के प्रीवियस ईयर्स, जिसमें हम बात करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का सेक्शंस कराने वाले हैं। तो आइए इस सेशन में आप लोग बने रहेंगे, सारे क्वेश्चंस की हम प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चंस हम देख लेंगे। जो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा वो क्या है, बेसिकली ये क्वेश्चन आपके हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड है, ये आपकी अधिगम अक्षमताओं से संबंधित प्रश्न होंगे। क्लियर? तो ये आपके लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चंस रिलेटेड होगा। जैसा आपको क्वेश्चंस प्रॉपर विजिबल होगा कि लर्निंग डिसेबिलिटीज आर जनरली फाउंड, जो अधिगम निर्योग्यताएं हैं, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं हैं, ये किस में पाई जाती हैं बेसिकली। ऑप्शंस आपके हैं इन स्पेशली दो चिल्ड्रंस हुज पैटर्नल रिलेटिव्स हैव सच प्रॉब्लम्स, भाई उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस समस्या से ग्रसित होते हैं। इन चिल्ड्रन विद एवरेज टू सुपीरियर IQ, भाई औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज मोर ऑफन इन बॉयज एज कंपेयर टू गर्ल्स, ये लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। ये कोई तो ऑप्शंस होगा नहीं। नेक्स्ट वन की बढ़ेंगे तरफ, मोर ऑफन इन चिल्ड्रंस बिलोंगिंग टू द रूरल एरियाज एज कंपेयर्ड टू अर्बन एरियाज, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तो जैसा आपको पता होना चाहिए, आप एक टॉपिक पढ़ते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अनुवांशिकता एवं वातावरण। हेरिडिटी जो अनुवांशिकता है वो पैतृक लक्षण, जो जेनेटिकल प्रॉब्लम्स है, जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे, वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती है। तो ऐसे पेरेंट जिनकी IQ पुअर है, जो मेंटली रिटार्डेड है, ऐसे आगे वाले जनरेशन्स में भी ये प्रॉब्लम्स, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सही विकल्प आपका कौन सा होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी जिनमें होगी उनके बच्चे बेसिकली क्या करेंगे, उनके बच्चों में भी ये समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो राइट विकल्प आपका, सही विकल्प आपका जो हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। इन स्पेशली दो चिल्ड्रंस हु पैटर्नल रिलेटिव्स हैव सच प्रॉब्लम्स, भाई ऐसे उन बच्चों में ये प्रकार की प्रॉब्लम्स पाई जाएगी जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। राइट वन ऑप्शन इज ए इज द राइट, वेरी गुड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेज कर लेंगे प्रॉपर इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आइए हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अ चाइल्ड कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉ वॉज न्यूक्लियर अनक्लियर ही सीज सफरिंग फ्रॉम, जैसा क्वेश्चन प्रॉपर विजिबल होगा, एक बच्चा जो ग्रस्त है शॉ और वॉज, अनक्लियर और न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। भाई ऐसे चिल्ड्रन जिनको वर्ड्स अपोजिट लगते हैं, वाज को वो शॉ पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को वो अनक्लियर पढ़ रहा है, तो ऐसे एक प्रकार की क्या है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता है ऐसे बच्चे में। तो ऐसे बच्चों में क्या प्रॉब्लम होगी, या बेसिकली हम कैसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहेंगे। तो जो सही ऑप्शन आपका होगा, जैसा मैंने लास्ट में क्वेश्चन भी लिया था, ऐसे चिल्ड्रन डिसलेक्सिक होते हैं, या आपका डिसमॉर्फियम होगा, डिसलेक्सिया, वर्ड जंबलिंग डिसऑर्डर या डिसलेक्सिमा। तो राइट वन ऑप्शन होगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज अ रिलेटेड टू रीडिंग डिसऑर्डर, ये पठन विकार से संबंधित है। ये रीडिंग डिसऑर्डर है जहां पर बच्चे पढ़ने में समस्याओं का सामना करते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, हम बात करेंगे तारे ज़मीं पर, जहां पर वो बच्चा होगा उसे स्पेलिंग्स उल्टे दिखते हैं, उल्टे नजर आते हैं। ऐसे बच्चे जो सॉ को वॉज पढ़ते हैं, सॉ को क्या पढ़ेंगे, वॉज पढ़ेंगे, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ेंगे। ऐसे बच्चों में जो एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाएगी, जिसे हम डिसलेक्सिया कहेंगे, जिसे हम पठन विकार भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई इसे प्रॉपर रेज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, इसी सीक्वेंस में हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये है, जैसा आपको क्वेश्चंस प्रॉपर दिख रहा होगा। इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर सेड टू टेक प्लेस। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण कौन से आते हैं।
जैसे आपसे पूछा गया कि जो चिंतन प्रक्रिया है, थिंकिंग एबिलिटी है, इसमें कौन से चरण आएंगे, कौन से आपके स्टेप्स आएंगे। पहला जो स्टेप इसमें दिया गया ऑप्शन, स्टेप्स आपको बताने हैं। रिस्पॉन्स एक्सक्यूजन, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। रिस्पॉन्स सिलेक्शन, प्रतिक्रिया चयन। आपका प्री प्रोसेसिंग, पूर्व प्रक्रमण। और आपका कैटेगराइजेशन, श्रेणीकरण। तो सही विकल्प आपका कौन सा होगा, राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चंस देख लेंगे। तो जैसा आपको विकल्प दिख रहा है, हम बात करें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग। इसमें हम बात करें जो सीक्वेंस आएगा, जो चरण आएगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा प्री प्रोसेसिंग। क्या होता है, सबसे पहले आपका होगा प्री प्रोसेसिंग, ये सीक्वेंस आएगा। पहले प्री प्रोसेसिंग होगा, फिर आपका क्या होगा, रिस्पॉन्स सिलेक्शन होगा। वेरी गुड, रिस्पॉन्स सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपका रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन हो जाएगा, एग्जीक्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन आपका क्या हो जाएगा, वन सेकेंड, प्री प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है आपका। आपका क्या होगा, पूर्व प्रक्रमण। फिर आपका क्या होगा, हाँ जी सही है, रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन। फिर आपका कैटेगराइजेशन। तो सही राइट ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा, पहले आपका क्या है, प्री प्रोसेसिंग, सी विकल्प होगा। फिर आपका क्या होगा, सी के बाद ए, रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन। वेरी गुड, वन सेकेंड। तो राइट वन ऑप्शन आपका जो है सिलेक्शन यहां आ जाएगा, इसके बाद ये दोनों ऑप्शंस आएंगे। वन सेकेंड, इसे आपको हम क्लियर करा देते हैं कि सही विकल्प कौन सा होगा। जैसे आप लोग सीक्वेंस देखें, सीक्वेंस देखें, आप लोग देखोगे, पहले आपका आएगा रिस्पॉन्स सिलेक्शन, क्लियर, सॉरी, पहले प्री प्रोसेसिंग आएगी, पहला हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद जो आता है आपका क्या होगा, सी के बाद ऑप्शंस ए है, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। प्री प्रोसेसिंग के बाद आपका जो आएगा, वन सेकेंड, प्री प्रोसेसिंग सी आपका है, फिर कैटेगराइजेशन आएगा, फिर आपकी रिस्पॉन्स सिलेक्शन आएगी, फिर ये आपका रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन आएगा। 2 इज द राइट ऑप्शन। ये दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा विकल्प पूरे तरीके से सही है। ऑप्शंस आप समझ पा रहे होंगे। पहला जो आपका आएगा वो प्री प्रोसेसिंग आता है, प्री प्रोसेसिंग आता है, पूर्व प्रक्रमण आएगा। हिंदी वाले भी देख लेंगे, पूर्व प्रक्रमण पहले आएगा, ये आपका ऑप्शन होगा। पूर्व प्रक्रमण के बाद श्रेणीकरण आता है, फिर आपका रिस्पॉन्स सिलेक्शन आता है, प्रतिक्रिया चयन, और नेक्स्ट वन आपका हो जाएगा रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, क्या हो जाएगी ये, क्रियान्वयन आ जाएगा। ये आपके राइट ऑप्शन होंगे। तो पहले आपका सी होगा, फिर डी होगा, फिर वी होगा, फिर ए होगा। वेरी गुड, ये बिल्कुल बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या रहेगा, क्लियर। चलिए, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं, ये थिंकिंग एबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, चिंतन की प्रक्रिया से संबंधित ये प्रश्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, और आपका क्वेश्चन कौन सा है, गिफ्टेड चाइल्ड से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स कैसे होंगे, प्रतिभाशाली बालक का क्या रोल है बेसिकली। जैसे आपको क्वेश्चंस प्रॉपर दिख रहे होंगे। चलिए भाई क्वेश्चंस आपको देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं। जैसा आपके ऑप्शंस है, इंडिपेंडेंट इन दियर जजमेंट, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, भाई शिक्षकों से स्वतंत्र होंगे। इंट्रोवर्ट इन नेचर, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। या नॉन एसर्टिव ऑफ दियर नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते हैं। तो जैसा आपको पता होना चाहिए, हम गिफ्टेड चाइल्ड की बात करें, प्रतिभाशाली बच्चों की बात करें, जिसमें प्रतिभाशाली बच्चों में एलेबोरेशन होता है, धारा प्रवाहिता होती है, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थॉट्स होते हैं, रचनात्मक वो विचार रखते हैं, और अपने निर्णयों के लेने की क्षमता होती है। इंडिपेंडेंट इन दियर जजमेंट, वो अपने निर्णयों में आत्मविश्वासी होते हैं या उसे आत्मनिर्भर होते हैं। तो राइट और ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट इन दियर जजमेंट इज द राइट ऑप्शन। वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसा ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपके हैं पुनर्बलन से संबंधित। ये क्वेश्चन आपके पुनर्बलन से संबंधित है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। जैसा क्वेश्चन आपको दिखा हुआ है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, आंशिक पुनर्बलन क्या है, इज मोर इफेक्टिव देन कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। भाई ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट वन, इज लेस इफेक्टिव देन कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। भाई इसे क्या होगा, ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्चुअल क्लासरूम, ये वास्तविक कक्षा कक्ष में इसे अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यह वर्क्स बेस्ट इन ट्रेनिंग एनिमल्स, ये पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कारगर है, कार्य करता है। तो जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है, आंशिक पुनर्बलन है। आंशिक पुनर्बलन क्या है, जब कोई पर्सन, कोई बच्चा कुछ काम कर रहा हो, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट कर रहा हो, तो उसमें जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट देते हैं कि वो आसानी से उसको करता रहे। तो जो सतत पुनर्बलन है, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है, उससे ये क्या है, अधिक प्रभावित है जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होगा। तो राइट वन ऑप्शन क्या होगा, ए इज द राइट ऑप्शन, इज मोर इफेक्टिव देन कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलो भाई इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। जैसा आपको क्वेश्चन दिख रहा है प्रॉपर, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस आर लाइकली टू हैव। जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या कहेंगे, कौन से प्रकार के लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होंगे उन्हें प्रॉब्लम क्या होगी। ऑप्शंस आपके हैं डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। जैसा मैंने बताया था, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू रीडिंग डिसऑर्डर, डिस्कैल्कुलिया इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन डिसऑर्डर, गणना संबंधी समस्या, और आपकी जो डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार कहेंगे इसे, डिस्ग्राफिया को, इसमें बेसिकली शारीरिक रूप से ऑर्थोपेडिकल इंपायरमेंट पाई जाती है, जहां बच्चा अपने हाथ में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता, राइटिंग नहीं कर पाता। राइटिंग से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो आपकी डिस्ग्राफिया कहलाएगी। क्लियर ना। तो चलिए ये विकल्प आपके डिस्ग्राफिया इज द राइट ऑप्शन रहेगा आपका। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एडोलेसेंस में एक्सपीरियंसेस। जो एडोलेसेंस हैं, किशोर होंगे, किशोर अनुभव कर सकते हैं। एडोलेसेंस में एक्सपीरियंसेस, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में परितृप्त के भाव। एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव। या फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि का भाव। हम बात करते हैं नीड, आप हायरार्किकल थ्योरी पढ़िए, आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत जो अब्राहम मैस्लो का है, वो बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। तो ये एडोलेसेंस वाले पीरियड में बच्चे नहीं करेंगे, ये बात करते हैं हम लास्ट टाइम पीरियड में, जब आपकी प्रौढ़ावस्था के बाद की भी पीरियड होती है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला टर्म आता है। एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस, जो एडोलेसेंस है किशोरावस्था है, किशोरावस्था को स्टैनली हॉल कहते हैं, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज भी कहा गया, इसे संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो एडोलेसेंस पीरियड में है वह एंग्जाइटी रखते हैं, स्वयं से सरोकार, एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स। ऐसे बच्चे, उनको हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखकर। कोई फिजिकली बहुत फिट है, ये बच्चे एंग्जाइटी में आ जाएंगे, कोई हेल्दी है, वेल्दी है, अलग अलग नेचर के लोग हैं, तो ये देखकर हमेशा आपको अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले आते हैं। तो एंग्जाइटी आना, कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, ये स्वयं से ही दुश्चिंता रखते हैं। एडोलेसेंस वाले एक्सपीरियंस ऐसा करेंगे। तो राइट वन ऑप्शन इज बी इज द राइट ऑप्शन।
चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? जैसा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। जैसा आपको पता होना चाहिए, विच इज एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल, जिसमें से निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है होपिंग, फुदकना, रनिंग, दौड़ना, राइटिंग, लिखना, और रीडिंग, पढ़ना। तो भाई हम बात करें रनिंग, जो दौड़ना है ये क्या है? इसमें हम लार्ज मसल्स का यूज करते हैं, पूरे बॉडी पार्ट का मसल्स का यूज होगा। ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा। ये सूक्ष्म गतिक, आपके ग्रॉस स्थूल गतिक कौशल होगा। हम बात करें क्लाइंबिंग, चढ़ना, यहाँ भी पूरे बॉडी पार्ट का यूज करेंगे, बॉडी भाई पार्ट का यूज होगा। होपिंग, होपिंग मीन्स होगा फुदकना। तो राइट वन ऑप्शन आपका होगा राइटिंग, जो लेखन शैली है, लिखना है, वो आपका क्या हो जाएगा? फाइन मोटर स्किल है, सूक्ष्म गतिक कौशल होगा। क्लियर ना? तो राइट वन ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाएंगे ये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए भाई, इससे क्वेश्चंस हर बार एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं। लेव वाइगोत्स्की की थियरी है, उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट पूछा गया। वाइगोत्स्की थियरी इम्प्लाइज, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? भाई वाइगोत्स्की थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है या उसका मीनिंग क्या है, बेसिकली पूछा गया। कोलैबोरेट प्रॉब्लम सॉल्विंग, सहयोगात्मक समस्या समाधान, इंडिविजुअल असाइन टू ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता करना। या चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर देन हिज हर ऑन, बच्चे उनकी संगति में श्रेष्ठता रूप से सीखते हैं जिनके बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होते हैं। तो हम बात करें लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी, जिसका नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी, आपकी कहेंगे सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये कोलैबोरेटिंग लर्निंग को इंपॉर्टेंस देंगे या सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को ये प्रायोरिटी देते हैं। ये कहते हैं जब बच्चा अपने पीयर ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेट करेगा वहां पर लर्निंग इफेक्टिव होगी, लर्निंग बेहतर होगी। तो इनका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए इज द राइट ऑप्शन, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सहयोगात्मक समस्या समाधान, बिल्कुल सही विकल्प आपके हो जाएंगे। क्लियर ना? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेंगे। हाँ जी, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए, हम बात क्लियर हो पा रही होगी आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दो क्वेश्चन एक साथ कराते हैं आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। आइए, क्वेश्चन पूछा गया है आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, भाषा विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो भाषा की बात करें तो भाषा की स्मॉलेस्ट यूनिट वर्ड होती है, जिसमें लेकिन यहाँ पूछा गया है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शंस आपके हैं सिंटेक्स, वाक्य है, मॉर्फीम है, फोनिम है, या प्रेगमेटिक है, संकेत प्रायोगिक विज्ञान होगा। तो राइट वन ऑप्शन आपका होगा जो फोनिम होते हैं, स्वनिम, जो फोनिम होगा इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ये भाषा की अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई में आता है। तो राइट वन ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये विकल्प आपके सी इज द राइट ऑप्शन, या 3 आपका ऑप्शन सही होगा। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75 इन एन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी ईयर्स। भाई एक 16 वर्षीय बच्चा है जिसकी बुद्धि लब्धांक, जिसकी IQ 75 है, 75 अंक प्राप्त करता है, परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? एक फॉर्मूला है, IQ इज इक्वल टू होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाइड 100। क्लियर?
तो बच्चे की आईक्यू क्या है, आईक्यू परीक्षण में 75 मार्क्स उसने गेन किया। बच्चे की एज क्या है, ये पूछा है, 16 वर्षीय बच्चा है। तो ऐसे बच्चे जिनकी एज, ये क्रॉनिकल एज, क्रॉनिकल कहलाती है, वास्तविक आयु 16 ईयर, मेंटल एज पूछा है मल्टीप्लाइड 100 होगा। सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो मेंटल एज इज इक्वल टू होगा 75 मल्टीप्लाई 16 अपान 100। सॉल्व कर लेंगे इसे, 2 8 जा 250 जा, क्लियर। फिर आपका होगा हम बात कर ले 5 से, 15 5 जा 5 10 जा, 15 8 जा 120 अपान 10 इज इक्वल टू 12। तो जो बच्चे की एज है कितनी हो गई, जैसा मैंने फाइंड आउट किया, तो राइट वन ऑप्शन इज 4 इज द राइट ऑप्शन। जो बच्चे की एज है वो 12 ईयर है और बच्चे की जो आईक्यू है वो 16 ईयर्स चिल्ड्रन की आईक्यू जितनी है। क्वेश्चन पूछा गया 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु, मेंटल एज इसकी क्या होगी, 12 होगी, उसकी मानसिक आयु कम होगी, क्लियर, कंपैरेटिवली, क्योंकि 16 उसकी एक्चुअल एज हो जाएगी। राइट वन ऑप्शन इज 12 इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये रहेंगे आपके ऑप्शंस, आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, प्रॉपर इसकी एनालिसिस कर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका ये क्वेश्चंस तो दिख रहा होगा प्रॉपर और ऑप्शंस विजिबल होंगे। आईक्यू स्कोर्स आर जनरली कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। बुद्धि लब्धि सामान्यतः किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से पूर्ण होती है। जो बुद्धि लब्धि है आईक्यू, वो शैक्षणिक निष्पादन से कैसे संबंधित है, परफेक्टली, हाईली, मॉडरेटली या लीस्ट। जो बुद्धि लब्धि है वो सामान्यतः किससे संबंधित पूछा गया है, एकेडमिक परफॉर्मेंस से कैसे रिलेटेड है। तो जो बुद्धि लब्धि होगी आईक्यू, आईक्यू फास्ट होगी तो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर होंगे। तो हम बात करें किससे संबंधित है, ये परफेक्टली रिलेटेड है, पूर्णतया संबंधित होगी। अंडरस्टैंड। तो राइट वन ऑप्शन आपका ये होगा, ए इज द राइट ऑप्शन, पहला विकल्प सही होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइज मोटिवेशन टू लर्न। निम्न में से सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित कौन करता है। निम्न में से सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित कौन करता है। ऑप्शंस आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन है एक्सट्रिंजिक फैक्टर, भाई बाह्य कारक सीखने को प्रेरित करते हैं। मोटिवेशन टू अवॉइड फेल्योर, असफलता से बचने के लिए आपके अभिप्रेरण मोटिवेट करते हैं। टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्ट गोल्स, या पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन मीटिंग टारगेट्स। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइज मोटिवेशन टू लर्न। बाह्य कारक क्या सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित करते हैं, या असफलता से बचने के लिए, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति के लिए, या लक्ष्यों को प्राप्त करने की संतुष्टि। तो जो सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करना, सीखने के लिए की बात करें तो आपको जो अधिकतम रूप से प्रेरित कौन करेगा, जब आप लक्ष्य कोई निर्धारित करेंगे और लक्ष्य को चेज करेंगे, लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे। तो जब आप लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आप सीखने के लिए क्या करेंगे, अधिकतम रूप से मोटिवेटेड होंगे, मैक्सिमम आप मोटिवेटेड फील करेंगे। तो राइट वन ऑप्शन होगा पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन मीटिंग टारगेट्स। लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो व्यक्तिगत संतुष्टि होगी वो आपके सीखने के लिए सबसे ज्यादा आपको अभिप्रेरित करेगी। 4 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेंगे। तो 4 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। ये क्वेश्चन
भाई मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी से क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, जो हार्वर्ड गार्डनर की थियरी है उसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्न में से क्या निहितार्थ देता है, सिवाय सिवाय पूछा गया इसके अलावा। डिसिप्लिन्स शुड बी प्रेजेंटेड इन अ नंबर्स ऑफ वेज, भाई विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। ऑप्शंस देखेंगे। लर्निंग कुड बी असेम्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ नॉट रिलेटेड टू IQ, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। और इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम, जो बुद्धि प्रक्रम है वो संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है और इसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है या मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी है, वो इसमें से निहितार्थ है, इसमें से मीनिंग रखता है किसके अलावा। तो भाई ये बिल्कुल सही होगा, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस से डिफरेंस है, ये सही होगा। जो बुद्धि है प्रक्रमण संक्रियाओं का एक समुच्चय है और जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है या विविध तरीके से सीखने का आकलन किया जा सकता है। तो राइट वन ऑप्शन ये होगा। जब हार्वर्ड गार्डनर की हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हार्वर्ड गार्डनर साहब कहते हैं कि बुद्धि इज नॉट एन एलिमेंट, बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। इनका जो स्टेटमेंट बेसिकली है वो इन्होंने यही कहा कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बुद्धि अलग अलग टाइप की होगी। जैसे ऐसे पर्सन जो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनकी म्यूजिक वॉइस अच्छी है, उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाया जाएगा, वो सिंगर म्यूजिशियन बनेंगे। ऐसे पर्सन्स जिनकी भाषा पे अच्छी कमांड है, भाषा बोलने की शैली बेहतर है, ऐसे स्पीकर पर्सन बनेंगे, उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी। तो ये हार्वर्ड गार्डनर कहेंगे कि इंटेलिजेंस कोई एक एग्रीगेशन नहीं है, एक तत्व नहीं है, अलग अलग बुद्धि अलग अलग कार्यों के लिए दी जाती या होती है बेसिकली। तो इनका जो ऑप्शन होगा 4 इज द राइट ऑप्शन होगा। इन्होंने ये नहीं कहा है कि इंटेलिजेंस एक सेट है, एक समुच्चय है, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे इंटेलिजेंस को एक साथ यूज करेंगे। ये ऑप्शन इसके तरीके से बिल्कुल गलत होंगे। मतलब ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा क्योंकि सिवाय पूछा है, के अलावा वाले ऑप्शन पूछे हैं आपसे। क्लियर? तो चलिए भाई, ये विकल्प आपका पूरी तरीके से सही होगा, 4 इज द राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आगे बढ़िए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ये 15th नंबर का क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है और जैसा आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन्स ब्रदर्स इज अडॉप्टेड बाय अ सोशियो इकोनॉमिकल रिच फैमिली एंड द अदर बाय अ पुअर फैमिली। आफ्टर 1 year, which of the following may be most likely observed about their IQ scores? एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। तो 1 वर्ष के बाद उनके जो बुद्धि लब्धांक है, उनकी जो IQ है, उसके बारे में क्या सही होगा? सर्वाधिक संभावना किसकी होगी? ऑप्शंस देखें। द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिकल फैमिली विद स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद पुअर फैमिली। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, देख लेते हैं। बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, भाई दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। द बॉय विद पुअर फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिकल फैमिली। जो धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। या हम बात करें सोशियो इकोनॉमिकल लेवल डज नॉट अफेक्ट द IQ स्कोर। जो सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य है वो उनकी बुद्धि लब्धि की स्कोर की क्षमता को वो प्रभावित नहीं करते हैं। ये आपके क्या होंगे? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया कि अलग अलग सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में चिल्ड्रन चले गए, उनकी IQ कैसे अफेक्ट होगी? तो अलग अलग सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में जाने पर
आईक्यू इम्पैक्ट नहीं होगी, आईक्यू चेंज नहीं होगी। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? 4 इज द राइट ऑप्शन। सोशियो इकोनॉमिकल लेवल डज नॉट अफेक्ट द आईक्यू। क्लियर ना? तो ये आईक्यू को अफेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर, वेरी गुड, 4 इज द राइट ऑप्शन। आइए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चंस प्रॉपर समझ में आ रहे होंगे आप सभी को, और ये सारे आपको प्रीवियस ईयर के सेशंस दिए जा रहे हैं, सारे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आप सभी को दिख रहा है, 2 क्वेश्चंस एक साथ कर सकते हैं आसानी से। चलो इस क्वेश्चंस को हम करेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एस्पेक्ट। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। जो सीखने के लिए आकलन है वो किसका ध्यान रखता है? सिवाय, एक्सपेक्ट, किसके सिवाय? जैसे लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, भाई बच्चे के सीखने की अधिगम शैलियों को, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की क्षमताओं को भी ध्यान रखता है। नीड्स ऑफ स्टूडेंट या मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की गलतियों को, त्रुटियों को। जो सीखने के लिए आकलन है फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में आएगा। और असेसमेंट जो फॉर लर्निंग होगा वो चिल्ड्रंस की नीड को ध्यान में नहीं रख पाता, वो विद्यार्थियों की क्षमताओं को ध्यान में रखेगा, उनके अधिगम शैलियों को ध्यान में रखेगा, उनकी त्रुटियों को ध्यान में रखेगा, लेकिन नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखता है। राइट ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन होगा, नीड ऑफ स्टूडेंट। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बात समझ आ रही होगी आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज में रहेगा आपका। एन एम्पावरिंग स्कूल्स विल प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज द मोस्ट इन इट्स टीचर। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्न योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। एक जो सशक्त विद्यालय है, एक बेहतर स्कूल है, वो अपने टीचर्स में कौन कौन सी क्वालिटी चाहेगा। जैसे उस टीचर की मेमोरी अच्छी हो, डिसिप्लिन नेचर हो, भाई उसकी याददाश्त स्मृति बेहतर हो, अनुशासित स्वभाव हो, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड हो, या टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट हो, उसमें जो खोज की प्रवृत्ति अधिक हो। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? एज अ बीइंग टीचर, कोई एक मैनेजमेंट, कोई एक स्कूल ऐसा चाहेगा जो टीचर्स हो वो कैसे हो, वो कॉम्पिटिटिव टेंडेंसी रखते हो, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड हो, उनमें प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता होगी, तो ऐसे टीचर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। सी आपका जो थर्ड इज द राइट ऑप्शन होगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, जो कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड होंगे इससे वो रिलेटेड होंगे। क्लियर? आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए आपको स्टोरी टेलिंग के बिहाफ पे क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। क्वेश्चंस जैसा आप सभी को दिख रहे हैं, क्वेश्चंस कितना इंटरेस्टिंग है, स्टोरी देकर के क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आप देखेंगे। मोनिका मैथ्स टीचर आस्क राधिका अ क्वेश्चन ऑन गेटिंग एन आंसर फ्रॉम राधिका। क्लियर? मोनिका जो कि एक गणित की शिक्षिका है, वो राधिका से एक प्रश्न पूछती है। क्लियर? सी क्विक्स मूव ऑन एंड आस्क मोहन अनदर क्वेश्चन। राधिका उसे कोई उत्तर नहीं मिलने पर वह तुरंत मोहन से वही क्वेश्चन पूछती है। क्लियर? सी रिवॉर्ड्स हर क्वेश्चन आफ्टर रियलाइजिंग दैट मोहन इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड द आंसर्स। जब राधिका आंसर नहीं कर पाती तो उसे मोहन से पूछेगी, और जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। जो क्वेश्चन पूछे गए उसके वर्ड्स को वो चेंज करेगी। तो मोनिका का जो ये व्यवहार है वो कैसा प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन जैसा आपको प्रॉपर समझ आ रहा होगा कि मोनिका एक अध्यापिका है, वो एक स्टूडेंट से पूछती है, राधिका से क्वेश्चन पूछेगी।
राधिका क्वेश्चंस को आप नहीं बता पाती, फिर वो जस्ट क्या करती है, मोहन से क्वेश्चन पूछती है, और मोहन जब ऑप्शंस नहीं बता पाता तो उसके शब्दों को वो बदल देती है। तो ऐसा जो व्यवहार है, दिस टेंडेंसी ऑफ मोनिका रिफ्लेक्ट्स दैट सी इज, राधिका का जो या सॉरी मोनिका का जो या व्यवहार है वो कैसा प्रदर्शित हो रहा है। ऑप्शंस आपके हैं, ट्राइंग नॉट टू पुट राधिका इन एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन, भाई राधिका से किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही, ठीक है। वेल अवेयर ऑफ दैट फैक्ट दैट राधिका इज नॉट कैपेबल ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, इस तथ्य से पूर्णतया परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। ये तो ऑप्शन समझ ही रहे हैं, गलत होगा पूरी तरीके से। स्लाइटली नर्वस अबाउट हर क्वेश्चन, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबराई हुई है। यह आपका होगा सपोर्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑफ रोल्स बाय फैब्रिंग मोहन, जो आपकी जो टीचर है राधिका, वो मोहन का पक्ष लेकर जो लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही। जो मोनिका एक टीचर है, राधिका स्टूडेंट रहेगी। क्लियर ना, नेम नहीं मायने करेंगे, कॉन्सेप्ट आप समझिए। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो जेंडर स्टीरियोटाइप का कॉन्सेप्ट है। जेंडर स्टीरियोटाइप ये कहता है कि आप किसी एक लिंग को बढ़ावा देंगे, तो सपोर्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑफ रूल्स बाय फेवरिंग मोहन, वो जो टीचर है, मोनिका जो टीचर है, वो मोहन को लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। क्लियर ना, तो राइट ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन होगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे इसी क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपके जेंडर बायस से ही क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है इस टॉपिक से। द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ स्कूल में बी, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। ऑप्शंस हैं, सिलेक्शंस ऑफ मोर बॉयज देन गर्ल्स फॉर अ म्यूजिक कंपटीशन, भाई संगीत प्रतियोगिता में लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, ठीक है देखते हैं। मेटाकॉग्निशन ऑफ दियर जेंडर बायस बिहेवियर बाय टीचर्स, शिक्षकों द्वारा लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स, भाई पुरुष एवं महिला शिक्षकों के बराबर संख्या में भर्ती करना, रिक्रूटमेंट करना। फॉर्मेशन ऑफ अ रूल टू शन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल्स एंड इन्फोर्स इट स्ट्रिक्टली, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से इनका पालन करना। तो सही ऑप्शन क्या होगा। हम बात करें, पूछा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव को हम कैसे कम कर पाएंगे, उसको कम बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो बचने का सर्वोत्तम तरीका ये है कि जो टीचर्स के द्वारा मेटाकॉग्निशन ऑफ दियर जेंडर बायस बिहेवियर बाय टीचर्स, शिक्षकों द्वारा लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना, कि शिक्षक इस तरीके से जेंडर बायस वाले चीजें ना करें क्लासरूम में, जिससे ये आगे की जनरेशन को बढ़ावा भी मिलेगा। क्लियर, राइट ऑप्शन वी इज द राइट हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं आप लोग कि प्रॉपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के पूरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आसानी से आप लोगों को समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू इनकरेज डिसएडवांटेज चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पेइंग 5 रुपये पर डे टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन, भाई बच्चों को आकर्षित करने के लिए 5 रुपये प्रतिदिन दिए जाए, ठीक है देखेंगे। ओपनिंग रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय विद्यालय खोलना। नॉट अलाउइंग चिल्ड्रंस टू अटेंड स्कूल में बी मेड अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस, भाई बच्चों को विद्यालयों आने की अनुमति ना देने के लिए कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए। A child collector employed by the school must bring children from homes every day, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। अब बात करें
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस पर्सपेक्टिव में क्या कर रही है, जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनको नियमित रूप से विद्यालय में आना है, उसके सही तरीके क्या होंगे, तो जो सही विकल्प आपका होगा वो रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएं, आवासीय विद्यालय खोले जाएं। आवासीय विद्यालयों में बच्चों को आने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आसानी से उनकी संख्या निश्चित बनी रहेगी। वी इज द राइट ऑप्शन, दूसरा विकल्प सही होगा। ओपनिंग रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय विद्यालय खोले जाए। हम बात करें आवासीय विद्यालयों में, जैसे जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय, एक रेजिडेंशियल स्कूल है। ऐसे एक स्कूल है ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये भी एक आवासीय विद्यालय ही है। ऐसे डिफरेंट टाइप के रेजिडेंशियल स्कूल्स चलते हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में। जैसे आपकी होगी बात करें आर्मी स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, ये भी एक रेजिडेंशियल स्कूल ही है। क्लियर ना? तो आपके जो ये राइट ऑप्शन हो जाएंगे वो रेजिडेंशियल स्कूल्स ओपन किए जाएं, ये विकल्प आपका सही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, किसके सिवाय? जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, क्षमता संवर्धन के लिए, सेंसिटाइजेशन संवेदनशील बनाना, सेग्रीगेशन पृथक्करण, या इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। तो जो सफल समावेशन है, इंक्लूशन है, वो किससे रिलेटेड होगा? भाई बच्चों की एबिलिटी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, सही ऑप्शन है ये। सेंसिटाइजेशन संवेदनशील बनाया जाए, बच्चों को सेंसिटिव बनाया जाए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन हो, भागीदारिता हो। जबकि हम बात करें बच्चों का सिग्रीगेशन पृथक्करण सफल समावेशन का उद्देश्य नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। भाई पृथक्करण मीन्स अलग करना, तो अलग करना कहाँ समावेशन की बात करता है? भाई इंक्लूजन का टर्म आप समझ पा रहे होंगे। इंक्लूजन मीन्स होता है समावेशन, और समावेशन मीन्स सबको एक साथ लेकर चलना, सबको कंबाइन करना, कंपाइल कर देना, ये इंक्लूजन कहलाता है। तो सिग्रीगेशन वैसे इसका एक अपोजिट टर्म हो जाएगा, नेगेटिव टर्म हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेंगे। द अप स्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द scholastic areas on the basis of performance in the co-scholastic areas can be justified as, जो सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को जो बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है? जो बच्चों की को कैरिकुलर एक्टिविटी है, कैरिकुलर एक्टिविटी है, स्कूलिस्टिक एरियाज होगा, को स्कूलिस्टिक एरियाज होगा, शैक्षिक सह शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर उन्हें हम कैसे इंप्रूव करेंगे, उसके स्तर को कैसे बढ़ाएंगे? ऑप्शंस है, इट इंश्योर्स यूनिवर्सल रिटेशन, या सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। इट डेवलप्स रिस्पेक्ट फॉर म्यूचुअल लेबर, भैया हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। इट कैटर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंस, या व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। या होगा इट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ कंपेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन फॉर द मार्जिनाइल्ड, या हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। ऑप्शंस आप देखोगे, शैक्षिक शैक्षिक क्षेत्र के निष्पादन के लिए उनके स्तर को बढ़ाने का जो औचित्य स्थापन के आधार पर क्या किया जाएगा, तो जो राइट वन ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ये सही विकल्प आपके हो जाएंगे। यह आपके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इट कैटर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। क्लियर ना? ये आपके विकल्प सही होंगे। क्लियर? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल सिलेक्टिंग मटेरियल फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ शुड वी देयर, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए जो सामग्री का चयन करते समय क्या आवश्यकता होती है? ऑप्शंस हैं इन एक्सक्लूजन स्टूडेंट, भाई विद्यार्थी का बहिष्करण, इंक्लूजन अदर टीचर्स, अन्य शिक्षकों का समायोजन, इंक्लूजन स्टूडेंट और इंक्लूजन पेरेंट्स। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो की सामग्री का चयन करते समय हमें क्या करना चाहिए? इसमें बेसिकली विद्यार्थियों का समावेशन करेंगे हम। तो राइट वन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, विद्यार्थियों का समावेशन करेंगे। क्लियर? विद्यार्थियों को हम इंक्लूज करेंगे, इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट इसमें लाएंगे। सही ऑप्शन आपका थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। 24 क्या कह रहा है? Of the following, the greatest advantage of interdisciplinary instruction is that, भाई निम्न में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, अंतः विषयी अनुदेशन आपकी बात करें इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन से क्या रिलेटेड होगा? स्टूडेंट्स आर लेस लाइकली टू डेवलप अ डिसलाइक फॉर पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज, विद्यार्थियों में विभिन्न विषयों के विशेष प्रकरण के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना। ठीक है। टीचर्स आर परमिटेड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग लेसन्स एंड एक्टिविटीज, भाई जब टीचर पाठ योजना और गतिविधियों का चयन करे तो वो लचीलापन रखे, फ्लेक्सिबिलिटी रखे। ठीक। स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू जनरलाइज एंड अप्लाई न्यूली लर्नड नॉलेज इन मल्टीपल कॉन्टेस्ट, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाए। नेक्स्ट वन होगा टीचर्स आर लेस लाइकली टू फील ओवरवेल्म्ड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टॉपिक्स नीडेड टू एड्रेस्ड इन अ ट्रेडिशनल कैरिकुलम, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। तो इंटर डिसिप्लिनरी हम सब्जेक्ट की बात करें, अंतः विषयी अनुदेशन में जो सर्वश्रेष्ठ लाभ यह है कि जो पाठ योजना जब टीचर्स बनाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज कराएंगे तो अधिक लचीलापन रखा जाए। बी इज द राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपके पूरी तरीके से सही होंगे। अच्छा जी, 1 सेकेंड। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ, सी आपका राइट ऑप्शन होगा। 1 सेकेंड आप चेक कर लेंगे, 1 मिनट। आपके जो विकल्प आपके वी, जो आपका सेकेंड ऑप्शन दूसरा ना हो करके आपके जो राइट ऑप्शन होंगे वो सी होंगे, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए भाई, ये ऑप्शन आपका सही है कि विद्यार्थी ने जो सीखा उसके नियम का बहु संदर्भ में क्या करेगा? अनुप्रयोग करेगा और सामान्यीकृत के अवसर दिए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये। 25 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट, अ टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, भाई शिक्षक के अलावा निम्न सभी को करते हुए समस्या समाधान के विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। क्या होगा? गिविंग टाइम फॉर फ्री प्ले, भाई मुक्त खेल के लिए समय देना। प्रोवाइडिंग एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। एक्सपेक्टिंग परफेक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स व्हाइल दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स बाय देमसेल्फ, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें परिपूर्णता की अपेक्षा करना। या प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड मटेरियल, मुक्त अंत वाले सामग्री उपलब्ध कराना। तो सही ऑप्शन क्या होगा कि शिक्षक के अलावा समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए कौन मजेदार बना सकता है?
तो मजेदार कौन बनाएगा? प्रोवाइडिंग इंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल सही विकल्प होगा। जहां पर शिक्षक जो टीचर है प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान उसे और इंटरेस्टिंग बना पाएगा, वी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो ये आपके क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे प्रॉपरली। चलिए इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेने वाले हैं। कोशिश ये रहती है कि आपकी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रॉपर करा दी जाए और एनालिसिस करा दी जाए, जहां पर आप क्वेश्चंस को समझ पाएं, क्वेश्चन पूछा क्या है, ऑप्शंस हमें कैसे करने हैं, कई सारे और तरीकों से भी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लर्नर्स हु डिमॉन्स्ट्रेट और अर्नेस्ट डिजायर फॉर increased knowledge and academic competencies are said to have, वह शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा रखते हैं, उनके पास क्या होगा? ऑप्शंस देखिए, वही मास्टरी ओरिएंटेशन होगा, परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन होगा, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस अप्रोच होगा या वर्क अवॉइडेंस अप्रोच होगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ऐसे चिल्ड्रंस, ऐसे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान रखते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है, उसकी वो इच्छा रखते हैं, तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे? ऐसे बच्चों में परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन होता है, वो आपके प्रदर्शन निष्पादन उपागम अभिविन्यास कहेंगे इसे बेसिकली। क्लियर? तो आपका राइट ऑप्शन वी हो जाएगा। परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन, ये विकल्प आपके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। ठीक, क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे प्रॉपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू इंस्टिल अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन अ प्राइमरी क्लास अ टीचर शुड, क्वेश्चन आपका क्या है? प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? ऑप्शन आपके क्या है? विश ईच चाइल्ड इन द मॉर्निंग, भाई सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड सेट द सेम गोल फॉर एवरी चाइल्ड, आपके ऑप्शंस होंगे विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। अलाउ देम टू मेक ग्रुप ऑन देयर ऑन द बेसिस ऑफ सोशियोमेट्री ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज, समूह गतिविधियों के दौरान समझाती के आधार पर उन्हें अपने समूह की अनुमति देनी चाहिए। या नरेट स्टोरीज विद पॉजिटिव एंडिंग्स, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एक आपकी सकारात्मक वातावरण विकसित करना है क्लासरूम में। एज अ प्राइमरी टीचर आपका मेन दायित्व क्या है? तो आपका जो मेन दायित्व ये होगा कि हम पहली बात बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन ना करें, विभेद ना करें। क्लियर? और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ठीक है ये ऑप्शन। उससे बेहतर ऑप्शन क्या होगा? समूह गतिविधियों के दौरान समझातियों के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति। ठीक है। सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी। हाँ, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शंस तो तीनों चारों आधे अधूरे अपने आप में हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करें तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए एक निश्चित गोल बना दें, वो गोल के पीछे क्या करेंगे? अपने अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका 2 होगा और विकल्पों से ये दूसरा ऑप्शन ज्यादा सही है। क्लियर? तो ये इस तरीके से क्या हो जाएंगे? सही विकल्प हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे और इसी क्रम में आप तैयारी करते रहे। ठीक है ना? तो चलिए बने रहेंगे इस सेशन में आप सभी और आगे के क्वेश्चंस को हम लेने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन है, जैसा आपको पता भी है कि प्री प्राइमरी के कॉन्सेप्ट भी आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वुड बी द बेस्ट फर्स्ट थीम टू स्टार्ट विद नर्सरी क्लास। भाई नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए आपको नर्सरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाना है, तो उसे आप शुरू कैसे करेंगे? किस टॉपिक से आप शुरुआत करेंगे? ऑप्शंस आपके हैं माय नेबर्स, मेरे पड़ोसी, स्कूल, फैमिली, आपकी फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन क्या होगा? जैसा आप पढ़ते हो ईवीएस पढ़ते हो और ईवीएस का जो सिलेबस है वो थीमेटिक है, थीम बेस्ड है और उसमें जो पहला ही टॉपिक है फैमिली एंड फ्रेंड्स
परिवार एवं दोस्त। तो जो बच्चे के लिए पहली टॉपिक पढ़ाई जाएगी, जो बच्चा जहां से रिलेट करेगा वो उसकी फैमिली होगी, तो माई फैमिली इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा? माई फैमिली हो जाएगी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। ये आपका क्वेश्चन है 29 वाला क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका। क्वेश्चंस प्रॉपर आप देखेंगे और बताएंगे सही विकल्प कौन सा है। क्वेश्चंस आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू इन रिलेशन टू एरर मेड बाय चिल्ड्रंस। भाई निम्न में से कौन सा कथन सत्य है जहां पर बच्चे गलतियां करेंगे, उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही होगा? एरर्स कैन बी करेक्टेड बाय चिल्ड्रन देमसेल्व्स, देयरफॉर अ टीचर शुड नॉट इमीडिएटली करेक्ट देम। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों ने तुरंत ही नहीं सुधारा जाना चाहिए। ठीक है। If a teacher is not able to correct all the errors in the classroom, it indicates that the system of the teacher education has failed. यदि एक शिक्षक कक्ष में बच्चों की समस्याओं त्रुटियों को सुधार करने के योग्य नहीं है, तो यह सत्यापित करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो जैसा आपको पता है, नेक्स्ट वन ऑप्शन देखेंगे, अ टीचर शुड नॉट नोटिस एवरी एरर अदरवाइज सिलेबस विल नॉट बी कवर्ड। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जिससे सिलेबस कवर नहीं होगा। ठीक है। करेक्टिंग एवरी एरर वुड टेक टू मच टाइम एंड बी टायरसम फॉर अ टीचर। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक को थकाने के लिए सही होगा। तो आपका सही विकल्प कौन सा है? अगर कोई एक प्रॉब्लम है, कोई एक एरर है, जो बच्चे की एक समस्या है, त्रुटि है, वो अगर टीचर उसे सुधार नहीं पाता, तो इसका मीनिंग क्या है? वो टीचर उस पूरे सिस्टम और वो टीचर फेल हो जाएगा। राइट वन ऑप्शन क्या होगा? इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू करेक्ट ऑल द एरर्स इन द क्लासरूम, इट इंडिकेट्स दैट द सिस्टम ऑफ द टीचर एजुकेशन हैज फेल्ड। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने के योग्य नहीं है, तो यह क्या संकेत करता है? कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल हुई है। वेरी गुड। तो चलो हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस की ओर, और ये आपके लगभग लास्ट क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे लास्ट। 29 क्वेश्चंस हो गए हैं, 30 क्वेश्चंस आपका आता है सीडीपी के अंतर्गत। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस आज के सेशंस में कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, जो इस आपके सीडीपी चाइल्ड साइकोलॉजी का ये लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। क्लियर ना? चलो भाई आगे बढ़े। क्वेश्चंस आपके क्या है? क्वेश्चंस एक बार आप केयरफुली पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द हॉलमार्क ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। निम्न में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का चिन्ह नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच समस्या समाधान एक विधि है जिसमें कई सारे स्टेप्स लिए जाएंगे। पहला होगा आपका फाइंडिंग द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना, फिर अलग अलग स्टेप्स है, 8 स्टेप्स लिए जाएंगे। तो आपसे पूछा गया है समस्या समाधान विधि के कौन से विशेषता या विशेष चिन्ह है, ये पूछा गया है। भाई देयर इज एन इम्प्लीकेंट हिंट गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया गया हो। ठीक है। द प्रॉब्लम इज ओरिजिनल, समस्या मौलिक हो। देयर इज अ यूजुअली वन अप्रोच फॉर गेटिंग द राइट आंसर, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम हो। या लिखा द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन ओनली ऑन द प्रिंसिपल या टॉपिक, समस्या केवल एक सिद्धांतिक प्रकरण पर आधारित हो। तो सही ऑप्शन कौन सा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, समस्या समाधान विधि में बेसिकली हम बात करें, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसमें जो प्रॉब्लम दिए गए हो उसमें कुछ अंतर्निहित संकेत दिया गया हो, तो राइट वन ऑप्शन होगा देयर इज अ इम्प्लीकेट हिंट गिवन इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिए गए हो तो वो संकेत समस्या समाधान विधि का एक विशेष चिन्ह है, एक पर्टिकुलर साइन कहलाएगा। क्लियर ना? तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को आज के हम क्लास में कवर करेंगे, कवर हमने कर ही लिया है, क्लोज करेंगे और हम नेक्स्ट क्लासेस के साथ मिलेंगे। तो चलिए एक सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे।
Thank you so much to all. Thanks for watching my video. Thank